नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। मैं हूं आपके साथ अमृता। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली गैंगरेप मामले के दोषी नाबालिग की रिहाई रोकने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सोमवार को होगी सुनवाई। आज होने वाली रिहाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत। 20 फरवरी को अगली सुनवाई। पासपोर्ट जब्त करने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग खारिज। एजेंसियों के जरिए निशाना बना रही है सरकार। सोनिया गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा, न डरेंगे न पीछे हटेंगे। बीजेपी का आरोपों से इनकार। जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिश। वित्त मंत्री ने कहा, देर से ही सही लेकिन लाएंगे अच्छा बिल। आर्थिक नीतियों में राजनीति पर जताई चिंता। और नैरोबी में संपन्न डब्ल्यूटीओ बैठक में विकासशील देशों को मामूली सफलता। किसानों के लिए विशेष उपाय की मिली छूट। दोहा वार्ता में हुए वादों के पूरा नहीं होने पर भारत ने जताई निराशा। निर्भया गैंगरेप मामले में दोषी किशोर की रिहाई रोकने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। दोषी किशोर की रिहाई आज होनी है। 13 दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दायर की थी। मुख्य न्यायाधीश पीएस ठाकुर ने याचिका जस्टिस ए.के. गोयल और यूयू ललित की खंडपीठ को सौंपी। तड़के 2 बजे खंडपीठ ने याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने का आदेश दिया। रिहाई रोकने पर खंडपीठ ने कोई आदेश नहीं दिया। याचिका में कहा गया है कि किशोर की मानसिक हालत अब तक परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए रिहाई से पहले इस पर गौर किया जाना चाहिए। शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने किशोर की रिहाई रोकने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी। मुझे लगता है क्योंकि मैटर सब जुडिस है तो मुझे लगता है वो स्टेटस को मेंटेन होना होता है। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैटर सब जुडिस है। मेरे हिसाब से बिल्कुल भी रिलीज नहीं होनी चाहिए। और ये फैक्ट कि ये मैटर सब जुडिस है, ये हम सारी अथॉरिटीज के संज्ञान में लाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि क्योंकि मंडे को इस पे हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इस पे डिसीजन होगा कि क्या उसका स्टे बढ़ेगा, क्या वो ज्यादा दिन वहां रहेगा या उसकी रिलीज होगी। तो जब तक वो जो अब सुप्रीम कोर्ट इसके कॉग्निजेंस ले रहा है, देश का सबसे बड़ा कोर्ट इस पे कॉग्निजेंस ले रहा है, मुझे लगता है न्याय जरूर होगा। और इसी बीच आज रिहा होने वाले दोषी किशोर को दिल्ली से बाहर अज्ञात जगह पर ले जाया गया है। पीटीआई के मुताबिक किशोर को दिल्ली पुलिस और एक एनजीओ की निगरानी में रखा गया है। इससे पहले किशोर उत्तरी दिल्ली के एक सुधार गृह में था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने किशोर को खतरे की आशंका के बाद ये कदम उठाया है। और किशोर की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले निर्भया के माता पिता को कल हिरासत में लिया गया। उनके साथ जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय के 40 से ज्यादा छात्र भी थे। इनकी मांग थी कि किशोर की रिहाई रोकने से जुड़ा कानून बनाने के लिए तुरंत अध्यादेश लाया जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्भया के माता पिता को हिरासत में लेने का विरोध किया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि निर्भया के माता पिता को हिरासत में नहीं लिया गया और उन्हें सुरक्षा के लिए सड़क से हटाया गया। एविडेंस जारी करके इसको रोका जाए। कुछ भी करो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, अभी टाइम है आपके पास 24 घंटे के लिए। एविडेंस जारी करके इसको रोका जाए। और नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। 15 मिनट की सुनवाई में ही उन्हें बिना शर्त जमानत मिल गई। कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया। 20 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई के लिए सोनिया राहुल ने पेशी से छूट की मांग नहीं की। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बिना शर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को दोपहर 2 बजे मुकर्रर की है। इन सभी के विदेश जाने पर रोक लगाने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है। एक पासपोर्ट पे कोई कंडीशन लगानी चाहिए, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर स्वामी ने बहस की थी, लेकिन वो बहस जज साहब ने नहीं मानी।
जमानत मिलने के बाद सोनिया राहुल कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के कई आला नेता पहले से ही मौजूद थे। मीडिया से रूबरू होते हुए सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर सरकारी एजेंसियों के जरिए विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है और इसके लिए वो सरकारी एजेंसी का पूरी तरह से इस्तेमाल कर रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। झूठे इल्जाम लगवाते हैं और वो सोचते हैं कि विपक्ष झुक जाएगा। मैं हिंदुस्तान के हर नागरिक को बताना चाहता हूं कि मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेंगे। यूनाइटेड इन सपोर्ट of what Sonia ji and Rahul ji have mentioned just now. हालांकि याचिकाकर्ता और बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राजनीतिक बदले की बात को बेमानी बताया है। उन्होंने कहा कि अगली तारीख को वो और सबूत पेश करेंगे। Each time maybe there is a vendetta, but the fact is we have to look at the data, the facts and so on. If the facts are strong, it doesn't matter whether a person has brought it to the notice of the police authorities because of a vendetta. इस मामले में मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीज और सुमन दुबे को भी जमानत मिल गई है, जबकि सैम पित्रोदा को मेडिकल ग्राउंड पर पेशी से छूट मिली है। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। अदालत परिसर के बाहर भारी संख्या में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जमा थे। रविंद्र सिंह शोराण के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और नेशनल हेराल्ड मसले को लेकर शनिवार सुबह से ही दिल्ली समेत देश के कई शहरों में गहमा गहमी थी। अदालत परिसर में कांग्रेस के कई आला नेता मौजूद थे और इसके साथ ही कोर्ट के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपने नेता के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। कांग्रेस मुख्यालय में भी सुबह से ही कांग्रेस के बड़े नेता नेतृत्व के प्रति समर्थन जाहिर करते दिखे। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोनिया राहुल के समर्थन में प्रदर्शन किया। कांग्रेस की लीडरशिप को, विपक्ष के लीडरों को टारगेट कर रही है। हम उन्हें भी ये बताना चाहते हैं कि हम संसद से सड़क पर ये लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो लीगली हो और कोर्ट के द्वारा हो या संघर्ष के द्वारा हो। जाहिर है ये होना था। कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा है, स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा ने, राहुल गांधी जी ने, कि कानूनी लड़ाई है, एक साजिश भी है इसके पीछे। कोई ये अपने आप में कोई अजीब बात लगती है कि सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी का कोई रिश्ता नहीं है, सरकार और उनका कोई रिश्ता नहीं है, तो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग भी हुआ है। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया है। पार्टी का कहना है कि नेशनल हेराल्ड के मामले में बीजेपी और केंद्र सरकार का कोई मतलब नहीं है। पार्टी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया है। पूरा देश जानता है कि इस गड़बड़ झाले में कि आज जो है वो आपके शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है, तो इसमें बीजेपी और इसमें केंद्र सरकार कहां से शामिल हो जाती है। नेशनल हेराल्ड आपका, उसमें गड़बड़ घोटाला और गड़बड़ झाला आपका, उसमें घपला घोटाला आपका, और कोर्ट में जो केस है वो कोर्ट का संबंध है। बीजेपी ने कोई अपने हेडक्वार्टर से संबंध नहीं भेजा है कि आप हमारे हेडक्वार्टर में आइए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अदालत में पेशी को लेकर नेशनल हेराल्ड मामला सुर्खियों में है। आइए देखते हैं क्या है ये पूरा मामला। नेशनल हेराल्ड की शुरुआत 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आजादी के आंदोलन में इस अखबार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद धीरे धीरे अखबार की हालत बिगड़ गई। द एसोसिएट जर्नल्स के पास नेशनल हेराल्ड का मालिकाना हक था। 90 करोड़ की देनदारी के साथ 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में यंग इंडिया कंपनी ने द एसोसिएट जर्नल्स का अधिग्रहण किया। कांग्रेस ने यंग इंडिया को 90 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। 90 करोड़ रुपए के कर्ज से यंग इंडिया ने द एसोसिएट जर्नल्स को खरीदा। यंग इंडिया ने 50 लाख रुपए में द एसोसिएट जर्नल्स का कर्ज माफ किया। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में अदालत में याचिका दायर कर कांग्रेस के नेताओं पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया।
उन्होंने यंग इंडिया में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी बताई। स्वामी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर पार्टी कोच से कर्ज देकर कानून के उल्लंघन का भी आरोप लगाया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि गैर लाभकारी कंपनी के निदेशकों पर अवैध मुनाफे का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यंग इंडिया होल्डिंग कंपनी है, जबकि एसोसिएट जनरल्स सहायक कंपनी है। दोनों कंपनियों के निदेशक एक हैं, तो इसमें धोखाधड़ी का सवाल पैदा ही नहीं होता। कांग्रेस का कहना है कि सभी आय और संपत्तियां एसोसिएट जनरल्स के पास हैं। ऐसे में फिर गबन की बात बेमानी है। कांग्रेस जहां इस मामले को राजनीति से प्रेरित बता रही है, वहीं बीजेपी इसमें किसी भी भूमिका से इनकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर नियमों की अनदेखी करते हुए पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन करने का आरोप है। ये मामला 2011 का है। विजिलेंस ब्यूरो ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि हुड्डा के चेयरमैन के नाते भूपेंद्र हुड्डा को अनियमितताएं बरतने का दोषी माना है। कल ही हरियाणा सरकार की मंजूरी के बाद विजिलेंस ब्यूरो ने पंचकूला थाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के तत्कालीन प्रशासक, आईएएस अधिकारी डीपीएस नांगल सहित 2 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। राज्य की बीजेपी सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा के विरुद्ध कई जांच शुरू की है, लेकिन विजिलेंस ब्यूरो के थाने में ये पहली एफआईआर दर्ज हुई है। विजिलेंस ब्यूरो की संस्तुति पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लॉट आवंटन मामले की जांच सीबीआई से कराने की भी स्वीकृति दे दी है। 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स ये बांटे गए थे और उसमें ऐसा विजिलेंस की रिपोर्ट है कि उन्होंने सभी काम कार्य पद्धति को, सिस्टम को तोड़ करके, कोई पैरामीटर नहीं था, अपने चहेतों को, अपने नजदीक लोगों को उन लोगों ने प्लॉट्स दिए हैं। इस कारण से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये मानना है कि आर्थिक सुधार के मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जीएसटी पर हो रही देरी पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि खराब जीएसटी के मुकाबले देर से आने वाला जीएसटी बेहतर है। फिक्की की कल हुई सालाना बैठक में उन्होंने कहा कि भारत की कठोर वास्तविकता है कि यहाँ आर्थिक नीति राजनीति से तय होती है। कांग्रेस जीएसटी दर को संविधान संशोधन विधेयक में शामिल करने की मांग पर अड़ी है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ किया है कि सरकार के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। फिक्की के 88वें सालाना सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी में जानबूझकर रोड़ा अटकाया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर जीएसटी पर कांग्रेस से सहयोग की अपील की। Some people do get sadistic pleasure in seeing India slow down. But then it's a sadistic pleasure at a very severe national cost. We cannot allow that. जेटली ने आर्थिक सुधार से जुड़े मसले पर राजनीति को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि राजनीति देश के व्यापक हित के आड़े नहीं आनी चाहिए। The reality of India is that in a parliamentary democracy, it is politics that determines policy. And therefore the future of India and the future of Indian economy is always dependent upon the quality of politics that we have in India. जेटली ने कहा कि अगले 3 दिन संसद के लिए बेहद अहम हैं और इन 3 दिनों में सरकार अहम बिलों को पेश करने की कोशिश करेगी। वित्त मंत्री के मुताबिक लगातार 2 साल सामान्य से कम मॉनसून अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती है। उन्होंने निजी निवेश में कमी पर भी चिंता जाहिर की। वित्त मंत्री ने माना कि तमाम चुनौतियों के बावजूद आर्थिक सुधार के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए 8 से 8.5% की ग्रोथ रेट हासिल की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में नियुक्त किए गए लोकायुक्त जस्टिस वीरेंद्र सिंह के पद संभालने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते बुधवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए राज्य सरकार के लोकायुक्त नियुक्त करने में नाकाम होने पर वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया था। इस मामले पर 6 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल के मालदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नवजात शिशु की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में शनिवार को 3 और बच्चों ने दम तोड़ दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि इनमें से 2 बच्चों की मौत के बाद अस्पताल लाया गया था।
पिछले 3 दिनों में यहां अब तक 18 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों के माता पिता जहां अस्पताल में सुविधाओं की कमी और लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं प्रशासन का कहना है कि बच्चे कुपोषित और जन्म से ही कम वजन के थे और यही उनकी मौत की वजह बना। हालांकि मामले के तूल पकड़ने पर अस्पताल ने जांच के लिए 5 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जिसे मंगलवार तक रिपोर्ट सौंपनी है। आंध्र प्रदेश विधानसभा में कल भी गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही वाईएसआर कांग्रेस ने विधायक रोजा सेल्वामनी के निलंबन का मुद्दा उठाया। विधायकों ने निलंबन वापस लेने की मांग की, जिसे लेकर सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। सदन में विरोध दर्ज कराते हुए विपक्ष के नेता जगमोहन रेड्डी ने मौजूदा गतिरोध के लिए सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि विधायक के निलंबन से एक गलत मिसाल पेश होगी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को आचरण समिति के समक्ष रखे बिना रोजा को 1 साल के लिए सदन से निलंबित करने का विधानसभा अध्यक्ष का कोई अधिकार नहीं है। शुक्रवार को रोजा को विधानसभा में कॉल मनी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी करने की वजह से सदन की कार्यवाही से उन्हें 1 साल के लिए निलंबित किया गया था। और अभी वक्त एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे स्पेन की मिरिया लारागुना रोयो चुनी गई मिस वर्ल्ड। रेडियो से जुड़े कुछ जटिल और पेचीदा सवालों पर आज हम बात करेंगे। शायद ये माना जाता है कि रेडियो समाप्त हो रहा है, टीवी बढ़ रहा है, जबकि असलियत ये है कि रेडियो कहीं भी समाप्त नहीं हो रहा। रेडियो के जरिए आप सूचना पहुंचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेस्ट फॉर्मूला है कम्युनिटी रेडियो। सरकार को करना चाहिए छोटे स्टेशन में, जैसे बोलते हैं क्षेत्रीय स्टेशन में, उनको एक अलग पॉलिसी बनानी चाहिए लोकल लोगों को लाने के लिए। देखिए मीडिया मंथन रविवार शाम 4 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अब अगली। भारत ने विश्व व्यापार संगठन की बैठक में दोहा विकास एजेंडे पर आम राय नहीं बनने पर निराशा जताई है। केन्या की राजधानी नैरोबी में वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि धनी देशों के अड़ियल रुख के कारण दोहा में हुए फैसलों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। ये फैसले 14 साल पहले हुए थे। विकसित देशों ने सब्सिडी खत्म करने का वादा नहीं किया। हालांकि विकासशील देशों के किसानों को सस्ते आयात से बचाने के लिए विशेष उपाय करने की छूट दी गई। 5 दिन तक चली बैठक के बाद एक मसौदे पर सहमति बनी। इस पर अगले साल से वार्ता शुरू होगी। इसके तहत कपास निर्यात पर धनी देश तुरंत सब्सिडी खत्म करेंगे, तो वहीं विकासशील देशों को ये 2017 से करना होगा। भारत ने समय सीमा को मानने से इनकार कर दिया। अनाज के सरकारी भंडारण पर भी वार्ता बेनतीजा रही। 5 पन्नों के घोषणा पत्र में नियम आधारित व्यापार तंत्र विकसित करने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपने मंत्रियों और सहयोगियों को भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान नहीं देने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह के बयान से दोनों देशों के बीच चल रही शांति प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। द नेशन अखबार हवाले से खबर है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि सिर्फ ऐसे बयान देने को जिससे बातचीत की प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेरिस में मुलाकात और उसके बाद बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक के बाद द्विपक्षीय संबंधों में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। हाल ही में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे के बाद आया ये बयान काफी अहम माना जा रहा है। जनवरी में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कल टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में 15 सदस्यीय वनडे टीम और T20 टीम का चयन किया गया। युवराज सिंह और हरभजन सिंह को T20 टीम में जगह दी गई है। तेज गेंदबाज आशीष नेहरा भी T20 टीम में वापसी हुई है। तो वही हिमाचल प्रदेश के ऑलराउंडर ऋषि धवन और पंजाब के बरिंदर सरन वनडे में शामिल नए चेहरे हैं। रविंद्र जडेजा और तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी की वनडे टीम में वापसी हुई है। सुरेश रैना को वनडे टीम से हटा दिया गया है, जबकि स्टुअर्ट बिन्नी को किसी भी टीम में नहीं रखा गया। धोनी मार्च अप्रैल में होने वाले विश्व कप तक T20 टीम के कप्तान बने रहेंगे।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी। पहला वनडे 12 जनवरी को पर्थ में खेला जाएगा। और उत्तर भारत में तापमान में आई गिरावट से ठंड और बढ़ गई है। देश के कई इलाकों में पारा 0 से नीचे पहुंच गया है। दिल्ली में खिली धूप के बावजूद भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल पा रही। आज सुबह राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई इलाकों में कोहरा भी छाया हुआ है। कहीं धुंध तो कहीं आसमान से बरसती बर्फ और कहीं आग का सहारा लेते लोग। उत्तर भारत में इन दिनों ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर की डल झील बर्फ में तब्दील हो गई है। ठंड के कहर से रेल और हवाई यातायात पर भी जबरदस्त असर पड़ा है। शनिवार को कोहरे की वजह से कोलकाता में कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। वहीं उत्तर पश्चिमी रेलवे की ट्रेनें भी घंटों देरी से चल रही हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली कोहरे से बेहाल हैं। देख लो कैसे ओढ़ पहुंच के निकलना। मैं आमेर से आया हूँ 20 टाइम पर। आमेर से 4:30 बजे निकला था। मैं काम धंधे के लिए निकलना ही पड़ा सुबह। ठंड के चलते जम्मू कश्मीर की राजधानी को बदलकर जम्मू कर दिया गया है। श्रीनगर का ताज़ा तापमान अधिकतम 4.4 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली में सर्द हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। कोहरा तो 2 दिन से है, लेकिन ठंड बर्फीली हवाएं बहुत चल रही हैं तेज। कारोबार बिल्कुल ठप है, सब अपने अपने घरों में बंद है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत नहीं मिलने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात आपकी आवाज की। राज्यसभा टीवी के इस खास पेशकश में हर हफ्ते एक नया शख्स सामने आता है बनकर सिटीजन रिपोर्टर और उठाता है ऐसा मुद्दा जिसका सरोकार आम जनता से है। आपकी आवाज में हमें आज का वीडियो मिला है बिहार के गोपालगंज जिले से। कर्मशिला गांव के भारतेंदु राम ने अपने वीडियो में बताया है कि उनका गांव कैसे उपेक्षा का शिकार रहा है। देखिए पूरा वीडियो। मेरा नाम भारतेंदु राम है। मैं कमशिला का रहने वाला हूँ। मेरे गांव की चौहद्दी जो है दक्षिण में छपड़ा, उसके सटे हुए सीमान आता है और उत्तर में जो है हमारा गंडक नदी पड़ती है। उसके बाद आपको मुजफ्फरपुर वगैरह या डिस्ट्रिक्ट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद से अभी तक हमारे गांव का विकास जो है कुछ नहीं हो पाया। कितने एमएलए एमपी हुए, आते हैं इलेक्शन के लिए आते हैं, वोट के लिए आते हैं, वोट मांग कर जाते हैं। हम लोग वोट देते हैं इसलिए कि हम लोगों का एक मताधिकार है कि उसको देना ही है, पर विकास के विषय में कुछ ये लोग नहीं करते। जिस गांव से ये वीडियो आया है वो जिले का हिस्सा है जहां से बिहार को 3 मुख्यमंत्री मिले। बावजूद इसके आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि यहां आज़ादी के बाद सड़क बनी ही नहीं, स्कूल कई किलोमीटर दूर हैं और स्वास्थ्य केंद्र 1 घंटे की दूरी पर। गांव वालों की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने सिटीजन जर्नलिस्ट बन अपनी आवाज राज्यसभा टीवी तक पहुंचाई है। बदहाली के बीच जिंदगी गुजार रहे ये लोग बिहार के गोपालगंज जिले के कर्मशिला गांव के बाशिंदे हैं। नाम के मुताबिक यहाँ के लोग दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सुविधाओं से कोसों दूर हैं। तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद इनके दर्द को समझ जाएंगे। सबसे पहले बात सड़क की, जिसमें इतने गड्ढे हैं कि लोग सड़क छोड़कर बगल से निकलना ज्यादा पसंद करते हैं।
दरअसल आजादी के बाद से यहाँ आज तक सड़क बनी ही नहीं। यहाँ सिर्फ ईंटों का खड़ंजा था जो अब मियाद पूरी कर चुका है। और अगर कभी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो बस भगवान का ही सहारा होता है, क्योंकि अस्पताल भी यहाँ से कोसों दूर है। यहाँ ना रोड की सुविधा है, यहाँ ना हाई स्कूल है। यहाँ से हॉस्पिटल जाने के लिए हमको कम से कम 12-13 किलोमीटर जाना पड़ता है। बरसात के सीजन में हम लोगों को अगर जल्दी हो तो रोगी यहीं पे मर जाएगी। किसी को डिलीवरी हो उस समय भी जाना पड़ता है। एम्बुलेंस आएगा फिर वो लेडीज जाएगी, तब तक अगर रास्ते में कहीं कुछ हो गया तो गई जान से बेचारी। और अब आपको दिखाते हैं इस प्राइमरी स्कूल के अंदर की तस्वीरें। दिसंबर के महीने में जब पूरा उत्तर भारत ठंड से ठिठुर रहा है, यहाँ बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे तैसे लोग अपने बच्चों को प्राइमरी शिक्षा तो दिला देते हैं, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए बड़ा स्कूल नहीं होने की वजह से कई बच्चों की शिक्षा अधूरी ही रह जाती है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय छोड़कर दूसरा कोई विद्यालय यहाँ नहीं है। हाई स्कूल या मिडिल स्कूल यहाँ कोई नहीं है। और ये छपरा और गोपालगंज का बॉर्डर, यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। यहाँ से हाई स्कूल करीब 6 किलोमीटर है और मिडिल स्कूल 3 किलोमीटर है। इस गांव तक आते आते सरकार की प्रधानमंत्री सड़क योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दोनों ही गायब हो जाते हैं। ये हाल तब है जब गोपालगंज ने सूबे को 3 मुख्यमंत्री दिए हैं। ऐसे में इस जिले के गांव का यूं सुविधाओं से अछूता होना हैरान कर देता है। लोगों को तकलीफ इस बात की भी है कि आजादी के 68 साल बाद भी यहाँ की सुध लेने की जहमत किसी भी दल के नुमाइंदे ने नहीं उठाई। देश आजाद हुए 68 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी कई गांव में न तो सरकार पहुंच पाई और न ही उनकी सुविधाएं। आज भी इन गांव के लोग इसी इंतजार में हैं कि उनके यहाँ सुविधाएं कब पहुंचेंगी। अगर आपके पास भी है ऐसी कोई समस्या या आप भी बताना चाहते हैं कोई खबर, तो बनिए सिटीजन रिपोर्टर और भेजें अपनी रिपोर्ट आपकी आवाज @rstv.nic.in पर। और स्पेन की मिरिया लालागुना रोय को मिस वर्ल्ड 2015 चुना गया है। चीन के दक्षिणी शहर सान्या में कल हुई इस प्रतियोगिता में रोय ने 100 से भी अधिक ज्यादा देशों की सुंदरियों को पछाड़कर यह खिताब जीता। रूस की सोफिया निकिचुक को रनर अप रही, जबकि इंडोनेशिया की मारिया हारफाती तीसरे स्थान पर रही। पिछले साल मिस वर्ल्ड चुनी गई दक्षिण अफ्रीका की रोलिनी स्ट्राउस ने रोय को मिस वर्ल्ड का ताज सौंपा। खिताब की प्रबल दावेदारों में शामिल रही भारत की अदिति आर्या और इंग्लैंड की नताशा हेमिंग्स टॉप 20 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई। इस बार मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विवादों में भी रही, क्योंकि चीनी मूल की मिस कनाडा एनास्तासिया लिन को इस सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। एनास्तासिया चीन की धार्मिक नीति की आलोचक रही। खबरों में इतना ही। जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली गैंगरेप मामले के दोषी नाबालिग की रिहाई रोकने के लिए देर रात सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सोमवार को होगी सुनवाई। आज होने वाली रिहाई पर फिलहाल कोई रोक नहीं। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को जमानत, 20 फरवरी को अगली सुनवाई। पासपोर्ट जब्त करने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग खारिज। एजेंसियों के जरिए निशाना बना रही है सरकार, सोनिया गांधी का केंद्र पर आरोप। कहा न डरेंगे न पीछे हटेंगे, बीजेपी का आरोपों से इनकार। जीएसटी पर सहमति बनाने की कोशिश, वित्त मंत्री ने कहा देर से ही सही लेकिन लाएंगे अच्छा बिल।
आर्थिक नीतियों में राजनीति पर जताई चिंता। नैरोबी में संपन्न WTO बैठक में विकासशील देशों को मामूली सफलता, किसानों के लिए विशेष उपाय की मिली छूट। दोहा वार्ता में हुए वादों के पूरा नहीं होने पर भारत ने जताई निराशा।